भाइयों, एक ननद अपनी भाभी को जब प्रेग्नेंट देखती है तो उसे एक सुनसान, जहाँ पे शांति थी, उस पार्क में लेके जाती है और वहीं पर बिठाल के अपनी भाभी से कहती है, भाभी माँ, हमें एक बात बताइए, भैया को मरे 1 साल हो चुकी है, लेकिन फिर आप ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सारी बात मुझे बता दीजिए, इसका रहस्य क्या है, क्या कहानी है? तो भाइयों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्ट होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश करूंगी, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, कहानी है नंदिनी की। नंदिनी एक गांव के रहने वाली लड़की है जो दिखने में बड़ी सुंदर है। पढ़ाई भी अपनी बीए की कर चुकी है। उम्र इसकी लगभग 22 साल की हो रही थी। नंदिनी के पिता ने बेटी की शादी करने के लिए एक सुंदर सा अच्छा परिवार देखा। उसी परिवार का एक बेटा है जिसका नाम विशाल है। उसी के साथ में अपनी बेटी नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया। आखिरकार शादी भी अपनी बेटी की विशाल के साथ में कर देते हैं। नंदिनी जब दुल्हन बनने के बाद भाइयों अपनी ससुराल पहुंचती है। पहला ही दिन था, सभी का सम्मान करती है। वो यही सोच रही है कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि पहला दिन है। दूसरे घर में जाना, दूसरे की भावनाओं को समझना, परखना, उनकी केयर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो सब चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रही थी नंदिनी। वो यही सोचती है कि मेरे वजह से किसी को कष्ट ना हो। पूरा प्रयास कर रही थी सभी को खुश रखने की। शाम का समय होता है, तभी उसकी जो छोटी ननद होती है जिसका नाम सपना होता है। सपना की उम्र लगभग 20 साल की होती होगी। हंसती हुई आती है और भाभी से मजाक करती हुई कहने लगी है, भाभी खाना खा लीजिए, नहीं तो भैया आ जाएंगे, आपका खाना भी दुश्वार हो जाएगा। और इतना कहने के बाद हंसी और वहाँ से चली जाती है। नंदिनी सोचने लगी, कोई तो है इस घर में, मेरी इज्जत करने वाला, मुझे समझने वाला। चलो, मेरी ननद ही मेरा ख्याल करती है, इतना ही काफ़ी है। मैं तो ये जान रही थी कि यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है। मैं पहले आई हूँ तो मुझे सब पराया सा लगता है, लेकिन ननद की बात सुनने के बाद आज नंदिनी को थोड़ा धैर्य आता है, क्योंकि नई जगह थी, सभी को समझना था, सभी की बातों को सुनना था। जब ननद की इस प्रकार के शब्द सुने तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी ननद अच्छी है। तो नंदिनी खाना खाती है। उसके बाद विशाल जो ड्यूटी गया हुआ था वो घर आता है। होता क्या है भाइयों, नंदिनी शाम के समय जब अपने बेडरूम में जाती है तो उधर से उसके पति जो विशाल होते हैं वो भी उसके बेडरूम में ही जाते हैं। जाने के बाद दोनों एक ही बेड पे बैठ जाते हैं, आपस में बात करने लगे, क्योंकि पति पत्नी थे। तो विशाल अपनी पत्नी नंदिनी के पास में बैठ जाता है। आज से हमारी जिंदगी एक नए तरीके से जीने का दिन शुरुआत होता है, लेकिन मैं तुमसे जिंदगी शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें हमें एक कसम देनी होगी, हमसे कॉल करना होगा। जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम हमसे ये कहो कि विशाल, आपकी कसम, मैं कभी ये किसी से कोई बात नहीं कहूँगी। तो नंदिनी अपने पति की बात इतनी सुनती है कि मैं तुम्हें जब बताऊंगा तुम ये कहो कि ये बात हम किसी को नहीं बताऊंगी। तो नंदिनी कहती है, आप तो मेरे नाथ हैं, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी हर बात मेरे सर आँखों पर है। आप कह के तो देखिए, इस दासी से, इसके इस शरीर से प्राण निकल सकते हैं, लेकिन आपकी बात इस जुबान से कभी नहीं निकल सकती है। आप विश्वास करिए, क्या कहना चाहते हो। तो उसी समय विशाल को अपनी पत्नी पर विश्वास होता है और उसके दिल में जो राज छिपा हुआ था
उस राज को रोते रोते अपनी पत्नी से बयां कर देता है। जिस समय वो बात कही तो विशाल रो रहा था। जब उसकी पत्नी ने ये बात सुनी तो भाइयों नंदिनी भी रोने लगी। दोनों 2-4 घंटे तक रोए, आंखें सूज चुकी थी, चेहरे लाल पड़ चुके थे। 2-4 घंटे रोते रहे। उसके बाद में दोनों करवट लेके सो जाते हैं। सुबह जब होता है तो विशाल ने नंदिनी का चेहरा देखा। वो चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था, आंखें सूज चुकी थी। तो विशाल कहता है, नंदिनी तुम्हारा चेहरा बदल चुका है, हमारी पहली रात थी, लोग क्या सोचेंगे, तुम जाओ एकदम से अपना चेहरा साफ कर लो, चेहरे को धुल लो जिससे कि चेहरा तुम्हारा ठीक हो जाए। नंदिनी जाती है, नहा के फ्रेश होती है, विशाल भी नहाता है, अपना चेहरा फ्रेश करता है। भाइयों पूरे दिन अब नंदिनी अपनी ननद के साथ, अपनी सासू माँ के साथ, अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारती है। पूरे दिन काम करती है, सास की सेवा करती है, ननद की टल्ले सुनती है, ननद को प्यार करती है। लेकिन जैसे ही विशाल अपनी ड्यूटी से घर आता है तो नंदिनी उसे जी भर के देखती है, लेकिन क्या राज की बात थी वो पता नहीं। राज की बात तो बता दी, लेकिन वो पता नहीं क्या राज की बात थी। उसी बात को याद करके जब शाम होती है, दोनों बेड पे बैठते हैं, 2-4 घंटे फिर रोते हैं, एक दूसरे के गले से लग के भाइयों फिर सो जाते हैं। सुबह होता है, फिर चेहरा धोते हैं, स्नान करते हैं, सारे दिन अपनों के साथ, यानी वो दर्द, वो राज खुल ना जाए इस कदर वो जीना शुरू कर देते हैं। किसी को ये नहीं पता था कि इन दोनों के दिल में एक राज छिपा हुआ है और वो बताना भी नहीं चाहते थे। परिवार के सामने नंदिनी भी बड़ी खुश नजर आती है, ननद के सामने नंदिनी खुशहाल जिंदगी ऐसा लगता है जी रही है। नंदिनी का जो पति होता है विशाल, वो अपनी बहन को जरा भी शक नहीं होने देता कि इसके दिल में कुछ राज छिपा हुआ है। लेकिन भाइयों नंदिनी जब वो राज किसी को नहीं बताती है, समय धीरे धीरे गुजर रहा था। एक दिन विशाल का अकस्मात स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसकी बहन जो सपना होती है कहने लगी, भाभी भैया को हॉस्पिटल में लेके चलो और भैया को एडमिट करा दो। तो विशाल कहता है, नहीं छोटी, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस ऐसे ही हल्की फुल्की दवा डॉक्टर से घर में ही ले ली तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। लेकिन अकस्मात में विशाल का इतना स्वास्थ्य बिगड़ता है जो भाइयों विशाल का देहांत हो जाता है। नंदिनी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती है। आप समझ सकते हो, जिसकी थोड़ी उम्र हो और वो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाए, उस दुखिया के दिल को कैसे धीर आएगी। नंदिनी ने जब देखा कि विशाल हमें छोड़ गया है, विशाल की मृत्यु हो गई, अब वो फूट फूट के रो रही है, सपना समझा रही है, भाभी धैर्य धारण धरो, भैया हम सबको छोड़ के चले गए। पूरे परिवार में गम आ जाता है क्योंकि जवान बेटा था, वो छोड़ के अकस्मात चला गया और बहू भी अभी कुछ ही दिन हुए थे आए, वो भी विधवा हो जाती है। भाइयों होता क्या है, नंदिनी की जो सास होती है अब वो रात दिन नंदिनी को कोसती रहती है कि इस कमोही ने ये मेरे बेटे को खा गई, ये तो कुलच्छनी थी, आते ही मेरे बेटा को खा गई। लेकिन नंदिनी ये सारे दर्द बर्दाश्त करती है क्योंकि मायके जा नहीं सकती, मायके में उसकी सौतेली माँ है, माँ की वजह से वो मायके भी नहीं जा सकती। सास की ताने सुनती है, उल्टे शब्द सुनती है, यहीं पर अपनी जिंदगी ननद के साथ गुजारती है। भाइयों जब इसी तरीक़ा से नंदिनी की ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन होता क्या है, जो उसकी ननद होती है सपना का जब विवाह तय हो जाता है समीर लड़के के साथ में, शादी तय हो गई तो एक दिन सपना अपनी भाभी से कहती है, भाभी माँ
मैं अपने होने वाले पति समीर से मिलना चाहती हूँ और मैंने उसे बता भी दिया है कि मैं होटल के पास में आ जाऊँगी, तुम वहीं आ जाओ। भाभी वो आता होगा, तुम मेरे साथ चलो ना। तो सपना के साथ में नंदिनी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। भाइयों, जब नंदिनी अपनी ननद को लेके जाती है तो कहने लगी है, तुम जाओ, तुम समीर से मिल लो, मैं यहीं होटल पे बैठी हूँ। नंदिनी होटल पे बैठ जाती है। सपना अपने होने वाले पति समीर से मिलने को चली जाती है। अब इसी तरीक़ा से एक दिन जाती है तो नंदिनी साथ जाती है, दूसरे दिन सपना जाती है, भाभी को साथ ले जाती है। कहने का मतलब, जब भी सपना का दिल करता था समीर से मिलने को तो अपनी भाभी को साथ लेके वो जाया करती है। लेकिन एक दिन जब नंदिनी समीर से मिलके लौट रही थी तो उसने क्या देखा, उसकी भाभी उसी होटल में बेहोश पड़ी हुई है। वहाँ के लोगों ने जैसे तैसे उसे पानी डाला, उठाया, उठाने के बाद जैसे तैसे नंदिनी के सपोर्ट से हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो वहाँ डॉक्टरों ने जब उसके चेकअप किए, उसकी हालत देखी तो लेडीज मैम कहने लगी है, ये कौन है तुम्हारी? जवाब दिया, मेरी भाभी माँ है। कहने लगी, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है, ये माँ बनने वाली है। तो सपना जो उसकी ननद होती है, इतनी बात सुनने के बाद वो चौंक जाती है। बड़ी समझदार थी वो सपना, उम्र जरूर 20 साल की थी लेकिन बहुत समझदार थी, बहुत भाभी से प्यार करती थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, भाभी की उम्र ही ऐसी है, हो सकता है कोई गलत काम हो गया हो, इसी वजह से ये ऐसा सब हो गया। हॉस्पिटल से अपनी भाभी को ले जाते समय घर जा रही थी तो रास्ता में एक सुनसान सा जो पार्क पड़ता था, उसी पार्क में ले जाके अपनी भाभी को बैठाला और शांति से कहने लगी, भाभी मैं एक तुमसे बात पूछना चाहती हूँ। अगर तुम हमें अपनी छोटी बहन समझती हो तो भाभी आपको मेरी कसम है, भाभी माँ आप हमें सत्य बताना। भाभी माँ हमें आप ये बता दो, भैया को मरे 1 साल हो गई है लेकिन फिर आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, अगर आप हम पे विश्वास करती हो, मैं आपकी कसम करके खा रही हूँ, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई? तो नंदिनी के आंखों में आंसू आ गए और रोती हुई कहने लगी है, सपना क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारे भैया ने ये राज छिपाने के लिए मुझे कसम दे रखी थी कि बेशक तुम मर जाना लेकिन ये राज किसी को मत बताना। लेकिन आज जब तुम पूछ रही हो तो मुझे बताना पड़ेगा, अपने पति की कसम मुझे तोड़नी पड़ेगी। सुनो सपना, ये बच्चा मेरे पेट में किसका है? भाइयों, उस दिन की बात सपना के आगे नंदिनी कहने लगी, जो शादी की पहली रात थी, पहली रात को ही जो विशाल उसे कहता है कि नंदिनी मैं तुमसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ, तुम किसी को कभी मत बताना। आज वही बात नंदिनी अपनी ननद सपना को बताने लगी और कहने लगी है, सपना जब मैं शादी की पहली रात अपने घर आई थी, सुहाग रात की रात थी, तो तुम्हारे भैया ने हमें बताया था। नंदिनी अपनी ननद सपना से बोली है, सपना शादी की पहली ही रात मुझे ये बात उन्होंने बताई कि उन्हें एड्स हो चुका है और उन्हें भी जब पता लगा, जब वो शादी करके लौट रहे थे, तब उनके पास में फ़ोन आता है कि तुम्हारे लिए एड्स हो चुका है। लेकिन तुम्हारे भैया इतने समझदार थे, उन्होंने शादी के बाद सुहाग रात ही वाले रात को मुझे सारी हकीकत बता दी। मेरे शरीर से उन्होंने संबंध नहीं बनाया, ना ही मेरे लिए टच किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इनके साथ में संबंध बनाएंगे तो मेरी पत्नी की भी ज़िंदगी मेरे जैसी हो जाएगी। उन्होंने हमसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, मैं किसी भी दिन ख़त्म हो सकता हूँ। इस वजह से वो मुझे हर रोज़ यही कहते थे कि तुम खुश रहना। लेकिन उन्होंने ये सारी बात
अपने दोस्त कार्तिक को भी बताई थी। कार्तिक से कहा था कि यार, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी पत्नी को तुम अपना लेना, क्योंकि मुझे इतनी भयानक बीमारी हो चुकी है, वो अंतिम चरण में है, किसी दिन हमारे इस शरीर से प्राण निकल सकते हैं। ये बात कार्तिक भी जानता था। वो कार्तिक से ही कहा था कि मेरी पत्नी का तुम्हें ख्याल रखना है। शादी तो मेरे साथ में हो गई, लेकिन जिंदगी तुम्हें इसके साथ में गुजारनी है। नंदिनी रोते रोते अपनी ननद सपना से कहती है, सपना, ये सारी बातें तुम्हारे भैया के दोस्त कार्तिक को पता थीं। वो जानते थे कि विशाल को इतनी खतरनाक बीमारी हो चुकी है। आज जब तुमने ये राज की बात हमसे पूछी है, तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ। जब तुम हमें घर से होटल में छोड़ जाती थी, यहाँ पर अपने होने वाले पति शमीर से मिलने जाती थी, तो मैं भी अपने पति के दोस्त कार्तिक को बुला लिया करती थी और उसी से बात किया करती थी। यहाँ तक भी क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि कार्तिक ही तुम्हारी जिंदगी का जीवन साथी है, तुम्हें इसी के साथ जिंदगी बितानी है, तो मैं कार्तिक को बुला लिया करती थी और जब तक तुम लौट के आती थी तब तक मैं उससे बात कर लिया करती थी। कार्तिक कई बार सासू माँ के पास में हमारी शादी का रिश्ता लेकर के गया, तो सासू माँ ने जवाब दे दिया कि मेरी सेवा कौन करेगा, वो शादी नहीं करेगी, वो ऐसे ही रहेगी। तो कार्तिक हर बार जाता है, निराश हो के लौट आता था। जब शादी का कोई चारा ही नहीं बचा तो नंदिनी बोली है, सपना, हम दोनों ने शादी मंदिर में कर ली है और मंदिर में करने के बाद आज ये मेरे पेट में जो बच्चा है वो कार्तिक का ही है। और मैंने किसी के साथ में कोई गलत कार्य नहीं किया, क्योंकि अपने पति के वचन का मैंने पालन किया है। ये मेरे पेट में बच्चा कार्तिक का है। भाइयों, इतनी बात जैसी सपना ने सुनी तो सपना कहती है, भाभी माँ, आप चिंता ना करो, मैं माँ को समझा दूंगी और आपकी शादी समाज के सामने कार्तिक भैया से ही करवाऊंगी। अगर माँ नहीं मानेगी तो मैं भी अपनी शादी करने से इनकार कर दूंगी। सपना अपनी भाभी को लेके जब घर आती है, कार्तिक भी सामने खड़ा हुआ था, तो सपना कहती है, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, भाभी की शादी कार्तिक भैया के साथ में करा दो। तो उसकी माँ कहने लगी, मेरी सेवा कौन करेगा। तो सपना कहती है, माँ, तुम बड़ी ही लालची हो, तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है किसी छोटी सी उम्र की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। भाभी की क्या उम्र है अभी, भैया तो ख़त्म हो चुके हैं, बेचारी कब तक तुम्हारी सेवा करेगी और कब तक अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। उसे किसी की तो ज़रूरत है। कार्तिक भैया से अच्छा भाभी को कोई लड़का नहीं मिल सकता। और भैया की भी यही इच्छा थी कि भाभी का विवाह भैया के ना रहने पर हो जाए। तो भैया की इच्छा के लिए तुम पूरा कर दो, क्योंकि मरते समय भैया ने भाभी से कहा था कि समाज में ये बात तुम लीक मत कर देना, नहीं तो मैं सुकून से मर नहीं सकूंगा और मेरे मरने के बाद तुम्हें कार्तिक से शादी करनी है। तो माँ के समझ में बात आ जाती है। उसी समय भाइयों, कार्तिक के साथ में नंदिनी का बड़े धूमधाम से विवाह होता है। नंदिनी अपनी ससुराल यानी दूसरे पति के घर चली जाती है और आनंद से रहने लगी है। इधर सपना का भी विवाह होता है, वो अपनी ससुराल चली जाती है। कहने का मतलब भाइयों, इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। जब भी हमें छोटी मोटी बीमारी लगे तो डॉक्टर के पास में जब भी जाएं तो देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए डॉक्टर गलती से किसी का इंजेक्शन हमारे तो नहीं लगा रहे हैं। शायद विशाल के साथ में ऐसा ही हुआ होगा। उसने कहा था कि मुझे एक बार बुखार आया, मैं दवा लेने को गया था तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। तो हो सकता है गलती से इंजेक्शन किसी को, इस प्रकार का जो मरीज हो, उसी की सुई
विशाल को लग गई हो, जो उसकी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो गई। तो भाइयों, हमें भी इस कहानी से सीख लेना चाहिए। ऐसा ना हो किसी की सुई हमारे शरीर में लग जाए, उसके वायरस हमारे शरीर में आ जाए, हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाए। तो हमें सचेत रहना चाहिए।